नमस्कार। बिरसा न्यूज 24x7 में आपको सुस्वागतम। आज देश भर में धर्म को लेकर जो बंटवारा देखने को मिल रहा है, इसी विषय में हमारा दर्शकों को लिए बंगाल का एक मनीषी जिन्होंने मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी माँ काली का, माँ सरस्वती का और ढेर सारे देव देवियों का वंदना अपना लेखनी से सबको मात दे दिया था। यही नहीं, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध उन्होंने जो आग उगल दिया था उसको लेकर उनको कई बार जेल जाना पड़ा, मगर उसका कलम और तेज होते गया स्वतंत्र आंदोलन के लिए। जी हां, उस समय का बंगालवासी उनको विद्रोही कवि का नाम से पुकारने लगा, मगर वृद्धावस्था में उनका साथ क्या हुआ, आइए हम लोग सुनते हैं। में नए स्वतंत्र हुए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान कोलकाता पहुंचे। उस यात्रा का दौरान ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर दिया गया उनका भाषण अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है, लेकिन उसी यात्रा का दौरान उन्होंने एक और अविस्मरणीय कदम उठाया था। राजकीय अतिथि का तौर पर कलकत्ता स्थित राजभवन में शेख मुजीब को रहने की व्यवस्था की गई थी। यह पश्चिम बंगाल का राज्यपाल का आवास हुआ करता था। तब ये एल डायस पश्चिम बंगाल का राज्यपाल थे। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री ने सबसे पहले उनसे ही बात की थी। नजरुल इस्लाम पर शोध करने वाले और जाने माने निबंधकार बंधन सेनगुप्ता ने पत्रकारों से बताया कि इस घटना में क्या हुआ। वो बताते हैं कि शेख मुजीब ने डायस से कहा, देखिए मेरा आप लोगों से एक आग्रह है। काजी नजरुल इस्लाम इसी शहर में रहते हैं और वो जितने आपका कवि है उतने भी हमारे भी है। हमारी भाषा एक है और हमारे संस्कृति भी एक है। कवि स्वयं भी कई बार ढाका की यात्रा कर चुकी है, इसलिए इस बार हम कवि को ढाका ले जाना चाहता है और उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहता है। सेनगुप्ता कहता है, एल डैश ने सारी बात सुन, अच्छा प्रस्ताव है, ऐसा तो हो ही सकता है। हम बारी बारी से एक बार ढाका में और अगली बार कलकत्ता में कवि का जन्मदिन मना सकता है, लेकिन इसका अनुमति दिल्ली से ही मिल सकता है। इसलिए आप सीधे श्रीमती इंदिरा गांधी से ही इस बारे में बात करें। अगला दिन मुजीबुर रहमान ने ठीक ऐसा ही किया। शेख मुजीब ने न सिर्फ भारत का प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बात की, बल्कि राजभवन में काजी नजरुल इस्लाम के परिजनों से भी मुलाकात की। उन्होंने कवि को दो बेटे काजी सोब्बसाची और काजी अनिरुद्ध को भी सूचित किया कि बांग्लादेश कवि नजरुल को अपने वहां ले जाकर उनका सम्मान करना चाहता है। इसका बाद ही शुरू हुए अभूतपूर्व राजनीतिक गतिविधि। 3 दशकों से शुद्ध बोलने में असमर्थ एक कवि को विदेश भेजने के बारे में पत्रकार शुरू हुआ। फरवरी से मई तक के 3-4 महीने के दौरान दोनों देश का विदेश मंत्रियों इस विषय में सहमत हुआ और स्वर्ण सिंह का बीच का भेजने को लेकर कई बार पत्र का आदान प्रदान हुआ। हालांकि दिल्ली ने आज भी इन्हें गुप्त दस्तावेज की सूची से नहीं हटाया है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पश्चिम बंगाल का तत्कालीन मुख्यमंत्री और उनके अत्यधिक बरसमंद कांग्रेस नेता सिद्धार्थ राय से भी इस बारे में बातचीत की। कोई स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए प्रधानमंत्री ने दूत भेजकर कवि को परिवार को सदस्यों से भी बात की। बांग्लादेश में भारत के पूर्व राजदूत बिना सिकरी के शब्द में अंत में दोस्ती की जीत हुई। दोनों देश के बीच आपसी प्रेम और सम्मान को देखते हुए ही भारत ने शेख मुजीबुर रहमान के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। लेकिन ये भी सही है, भारत ने सोचा था कि कवि की यात्रा कुछ समय के लिए होगी, वो कुछ दिन बाद वापस आ सकेंगे। काजी नजरुल इस्लाम या उनकी परिवार के सदस्यों को बांग्लादेश की नागरिकता दी जाएगी या उन्हें एक दिन वहाँ राष्ट्रीय कवि का दर्जा दिया जाएगा, ये बात तब नहीं पता थी और ऐसा सोचा भी नहीं गया था। लेकिन आज भी बिना सिकरी नजरुल को बांग्लादेश और भारत की दोस्ती की सबसे अच्छा उदाहरण है। दुनिया में ऐसा कोई और उदाहरण मेरी जानकारी में नहीं है जहां एक मित्र राष्ट्र ने अपना पड़ोसी नए देशों में अपना यहाँ का किसी कवि को भेजा है। भारत की एक
अनुभवी राजनेता, सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सौगत राय ने दोहराया कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निर्णय ही यहाँ वास्तविक मुद्दा था। उस समय की प्रभाव के बारे में कांग्रेस नेता ने पत्रकारों को बताया, इंदिरा की सहमति ही मूल बात थी, उनकी सहमति मिली थी तभी नजरुल को ढाका भेजा गया था, इसमें कुछ भी गलत नहीं थी, बाकी कारण गौण है। कभी नजरुल के बारे में शोध करने वाले कई लोगों ने बताया कि नजरुल को ढाका भेजने सही होगा या नहीं, इस बात को लेकर कवि को परिवार को सदस्यों में ही मतभेद थी। नजरुल शोधकर्ता डॉक्टर बंदन सेनगुप्ता सीधे कहते हैं, कवि के सबसे छोटे बेटे काजी अनिरुद्ध नहीं चाहते थे कि उनके पिता को ढाका ले जाया जाए, लेकिन बड़े बेटे काजी सब्यसाची इस बात को लेकर बहुत उत्साहित थे। अपनी पत्नी प्रमिला की मृत्यु के बाद 1982 में कवि कलकत्ता का पद्मपुकुर इलाका में क्रिस्टोफर रोड पर काजी सब्यसाची का परिवार का साथ रहते थे। काजी अनिरुद्ध की बेटी और नजरुल की पोती अनिंदिता काजी ने भी इस बात से इनकार नहीं किया है कि उनके पिता और ताऊजी इस मुद्दे पर सहमत नहीं हो पाए थे। अनिंदिता काजी अब अमेरिका की न्यू जर्सी में रहती है। वहाँ से उन्होंने पत्रकारों को बताया, दरअसल मेरे पिता यानी कि काजी अनिरुद्ध एक शांत, अल्पभाषी और डरपोक प्रकृति की व्यक्ति थे। दूसरी ओर मेरे ताऊजी यानी कि काजी सब्यसाची एक मजबूत व्यक्तित्व वाले थे। एक बड़े भाई के रूप में परिवार में उनकी राय को ही प्रमुखता मिलती थी। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि दादाजी यानी कि काजी नजरुल इस्लाम जो केवल 7 दिन के लिए ढाका गए थे, वो वहाँ जाकर बस क्यों गए? वास्तव में हुआ ये था कि कुछ दिन बाद जब शेख मुजीबुर रहमान ने ताऊजी से पूछा कि वो लोग क्या करेंगे, तो ताऊजी ने कहा कि कभी ढाका में बहुत अच्छी तरह रह रहे हैं और वहाँ उन पर इलाज का भी अच्छा असर हो रहा है, तो उन्हें क्यों ना यहीं रहने दिया जाए। अनिंदिता काजी ने कहा, वास्तव में ताऊजी को लगा था कि ढाका में जो चिकित्सा सुविधा मिल रही थी वो कलकत्ता में नहीं मिल पाएगी। नजरुल इस्लाम के परिवार को जो लोग अभी भी उनके जन्मस्थान चुरुलिया में या उसके पास रहते हैं, उनके बीच के ही एक महत्वपूर्ण सदस्य संगीतकार सोनाली काजी है। सोनाली काजी सोचती है कि मुख्यतः बेहतर इलाज के आकर्षण में कवि का परिवार उनको ढाका भेजने के लिए राजी हुआ था। उन्होंने पत्रकारों से बताया, एक बात सोचिए, एक व्यक्ति 30 साल से कुछ बोल नहीं पा रहा है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, कोलकाता का डॉक्टर ने भी एक तरह से हाथ खड़ा कर दिया था। इस स्थिति में एक नया देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि वो कवि को उचित सम्मान के साथ ले जाएंगे और उनकी अच्छी से अच्छी चिकित्सा उपलब्ध कराएंगे। तब अगर कवि का परिवार उनकी बात पर भरोसा करता है तो क्या उन्हें दोष दिया जा सकता है? हालांकि पूर्व भारतीय राजनीतिक और राजदूत चंद्रशेखर दासगुप्ता इस दलील से सहमत नहीं है। उस समय ढाका में भारतीय दूतावास में नियुक्त दासगुप्ता ने पत्रकारों से कहा, देखिए 70 के दशक में लोग बेहतर इलाज के लिए ढाका से कलकत्ता आते थे, इसलिए ये बात कि कवि का परिवार उन्हें ढाका भेजने पर इसलिए राजी हो गया था कि वहाँ उन्हें बेहतर चिकित्सा मिल पाएगी, मुझे विश्वसनीय नहीं लगता। बंदन सेनगुप्ता ये भी मानता है कि वित्तीय कारण ने भी वहाँ बड़ी भूमिका निभाई होगी। वो कहता है, 30 साल से नजरुल का पास आय का कोई साधन नहीं था। भारत सरकार 400 रुपया और पूर्वी पाकिस्तान की सरकार को 250 रुपया मासिक का पेंशन ही उनका सहारा थी। इस पर सालों से कवि और उनकी पत्नी का इलाज और दवा का खर्च नहीं पुरता था। ऐसे में जब कवि को मित्र देश राजकीय सम्मान के साथ और सारे खर्च वहन कर ले जाना चाहता है तो परिवार के लिए इस पर राजी होना ही स्वाभाविक था। ठीक 50 साल पहले जब काजी नजरुल इस्लाम क्रिस्टोफर रोड स्थित अपने फ्लैट से ढाका के लिए टैक्सी में सवार हुए थे, उस दिन वास्तव में कलकत्ता में कोई सरगर्मी नहीं थी। एक युवा नजरुल शोधकर्ता और इस पीढ़ी का लेखक अर्कदेव ने पत्रकारों से बताया, असलियत में इतने में शहर नजरुल के धीरे धीरे भूलने लगा था। उनकी रचनात्मक बहुत साल पहले ही खत्म हो गया था। उनकी नज़दीकी लोग भी धीरे धीरे गायब होते जा रहा था। वो कहते थे, बंगाल में कम्युनिस्ट आंदोलन के एकजुट करने में नजरुल का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन वो पार्टी भी कवि को कोई मान्यता नहीं दिया था। नजरुल और उनके करीबी कॉमरेड मुजफ्फर अहमद व्यावहारिक रूप से पार्टी में बहुत
बहुत महत्वपूर्ण स्थान में रहते थे। नजरुल एकदम गुमसुम हो गया था और मुजफ्फर अहमद का मृत्यु के बाद कम्युनिस्ट नजरुल के बारे में पूरी तरह से भूल गए। कलकत्ता शहर भी उस समय उथल पुथल का दौर से गुजर रहा था। खाद्य आंदोलन बिल्कुल तभी खत्म हुआ और नक्सलवादी की चिंगारी ने भर करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा शहर उस समय बहुत अच्छे दौर से नहीं गुजर रहा था, इसलिए शहर का पास ये सोचने का समय नहीं था कि नजरुल रुके या चला जाए। भयभीत राजनेता सौगत राय को भी ये स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं था। वो कहता है कलकत्ता में तब तक नजरुल को लेकर उत्साह बहुत कम हो चुका था। लोगों की भावनाएं धीर पड़ चुकी थी, इसीलिए उस समय वो ढाका चले गए थे या वहीं रुक गए थे। इसे लेकर कलकत्ता में किसी तरह की कोई हलचल नहीं हुई थी, इसे याद नहीं पड़ता। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, 20 न्यूज़ 24 न्यूज़ 7।